बोले दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जीडीपी। जीडीपी पढ़ेंगे, जीडीपी है क्या। उसमें हम नॉमिनल जीडीपी पढ़ेंगे, मौद्रिक जीडीपी, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए, आप किसी व्यक्ति को समाज में, हम रैंडम किसी व्यक्ति को देखकर कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति हाई प्रोफाइल फैमिली से है, मिडिल फैमिली से है, या गरीब घर से है, लो फैमिली से, लोअर फैमिली से, कैसे अंदाजा लगाते हैं? सामाजिक संकेतक द्वारा। सामाजिक संकेतक, सोशल इंडिकेटर, जैसे हम वो व्यक्ति खुश कितना है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये जो चीज़ें होती हैं, उसका रहन सहन, उसके पहनावे, उसके हाव भाव से हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति लोअर फैमिली से है, कि मिडिल फैमिली से है, कि हाई फैमिली से है ना। इसको बोलते हैं सामाजिक संकेतक, सोशल इंडिकेटर। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ लोग मिडिल फैमिली, बहुत लोअर फैमिली से होते हैं, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी बना रखते हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले होते हैं, अच्छी पर्सनालिटी रहती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और बहुत ऐसे रईस भी होते हैं, अच्छा स्टेटस होता है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, खुश भी नहीं होते, देखो उनको साइड साइड से मुरझाया हुआ सा चेहरा। तो फिर कैसे अंदाजा लगाते हैं? फिर हम आर्थिक संकेतक द्वारा अंदाजा लगाते हैं। आर्थिक संकेतक कैसे? जैसे उस व्यक्ति की आय कितनी है ना, इन चीज़ों से हम अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसे ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके निष्पादन के लिए दो प्रकार के हम संकेतकों का प्रयोग करते हैं। एक होता है सामाजिक संकेतक, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए एक पहला जो तरीका है सामाजिक संकेतक। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो जारी होता है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इन चीज़ों के द्वारा मानव विकास सूचकांक, ये होता है सामाजिक सूचक जो कोई राष्ट्र यूज करता है, ठीक है। एक होता है आर्थिक सूचक। आर्थिक सूचक में कैसे कि उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसका जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, ये चीजें होती हैं आर्थिक संकेतक, ठीक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन के लिए इन दो संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जो जीडीपी है, आर्थिक संकेतक में कौन क्या आता है? जीडीपी। तो अब हमें क्या पढ़ना है? यही आर्थिक संकेतक जीडीपी पढ़ना है। तो जीडीपी है क्या, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जीडीपी आवश्यक क्यों है, क्यों जीडीपी की जरूरत है। पहली, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसके विभिन्न समयांतरालों में, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था का विभिन्न समयांतरालों में जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, उसको नापने के लिए। जैसे आप कल कितना कमाते थे 1 साल पहले और आज कितना कमाते हैं, इनमें अंतर देखने के लिए। ऐसे ही कोई राष्ट्र कई साल पहले पूर्व में अपना कितना उसका आर्थिक विकास था और वर्तमान में कैसा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था का विभिन्न समयांतरालों में तुलनात्मक अध्ययन के लिए जरूरी है जीडीपी का ज्ञान हमें। दूसरा, एक समान अर्थव्यवस्था वाले जो राष्ट्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, जैसे ब्रिक्स समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनमें से किस देश की आर्थिक स्थिति कितनी है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका अध्ययन करने के लिए। यानी एक समान अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, 2 या 2 से अधिक, कितने भी देश हों, उनकी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जीडीपी का अध्ययन जरूरी है। तीसरा, जो सरकार होती है, जो अर्थव्यवस्था में नए नए रूल लाती है, नए नियम लाती है, उनमें जो परिवर्तन करती है, तो सरकार ने अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए होते हैं, उन सुधार के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इसका अध्ययन भी हम जीडीपी में करते हैं। जैसे सरकार जीएसटी लाई थी 17-18 में, तो हमने क्या किया था, अब हम सरकार ने जीएसटी लाया और सरकार का कहना था कि अर्थव्यवस्था एक वन नेशन वन टैक्स होगा, तो इससे अर्थव्यवस्था और अच्छे सुधार में आएगी। और हम देखते भी हैं कि जीएसटी कलेक्शन काफी अच्छा हुआ इस बार। तो ये क्या होता है कि जीडीपी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार जो स्कीम लाई, जो चीजें अर्थव्यवस्था में सुधार लाई, जो नियम लाई, उससे अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, क्या सुधार हुआ, ठीक है। तो ये 3 अहम चीजें हैं जो हम जीडीपी पढ़ते हैं तो उनके ज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जीडीपी क्यों आवश्यक है, इन 3 चीजों के अध्ययन के लिए। और भी चीजें, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कि दो समान अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन के लिए, किसी एक ही राष्ट्र का कोई राष्ट्र अपने विभिन्न समयांतरालों में अपने विकास को नापने के लिए प्रयोग करता है, और तीसरा, सरकार ने जो परिवर्तन किया अर्थव्यवस्था में, जो सुधार किए, उनके अध्ययन के लिए, ठीक है। जीडीपी आवश्यक है। अब जीडीपी है क्या, तो जीडीपी आप एक टेक्निकल परिभाषा समझे, उससे पहले हम समझते हैं नॉर्मल तरीके से कि जीडीपी क्या है। देखो, ऐसे समझिए कि आपके अपने घर में जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, आपके पेरेंट्स जो कमाते हैं, जैसे आपके पापा मम्मी भाई बहन, या घर में जितने भी लोग कमाते हैं, उनके सबकी जो इनकम है वो क्या है, आपका जीडीपी है। आपने जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करके जो बेचा और जो मूल्य कमाया, जो अर्थ कमाया, धन कमाया, वो आपका जीडीपी है, ठीक है। यानी आपकी जो इनकम है वो आपका जीडीपी। ऐसे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि भारत, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, किसी भी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, तो कोई भी देश एक वर्ष में, इसका अध्ययन लेकिन तिमाही आधार पर किया जाता है भारत में, ठीक है। तो कोई भी राष्ट्र एक वित्तीय वर्ष में, एक किसी समय अंतराल में, जो समस्त वस्तु और सेवा का जो उत्पादन करता है, उसके पश्चात जो मूल्य होता है, उसका आर्थिक मूल्य जो होता है, वो उसका जीडीपी कहलाता है। अब टेक्निकल परिभाषा अगर आप समझें तो ऐसे समझेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब हमने यहां कुछ टर्म्स देखे। पहला,
एक वित्तीय वर्ष। तो ये वित्तीय वर्ष क्या होता है? देखो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक कैलेंडर वर्ष और एक वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष कैसे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वो कैलेंडर वर्ष होगा। आप देखते हो जनवरी से दिसंबर तक का जो समय, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है वो हमारा क्या है? कैलेंडर वर्ष। और वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो कैलेंडर वर्ष में अगर हम बोलें कि अगर हम बोलें कि 25, जैसे मैंने बोला कि मैं कैलेंडर वर्ष में अगर अपना कोई चीज़ की घोषणा करूं तो बोल दूं 2025, और मैं वित्तीय वर्ष में घोषणा करूं तो अभी 25 चल रहा है और उसका नेक्स्ट ईयर ले लेंगे 25-26, ये 2024-25 है ना। तो वित्तीय वर्ष जिस साल शुरू होता है उसके नेक्स्ट साल खत्म होता है ना। जैसे कोई बच्चा 1 जनवरी को जन्म लिया, ठीक है, और उसका 1 साल का पूरा होगा 31 दिसंबर को। कोई बच्चा 1 अप्रैल को जन्म लेता है और उसका 1 साल का पूरा होगा नेक्स्ट 1 अप्रैल, यानी 2025 में अगर कोई बच्चा 1 जनवरी को जन्म लेता है तो 2025 1 जनवरी से दिसंबर में उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल को जन्म लेता है 2025 को, तो उसका 1 साल कम कंप्लीट होगा 1 अप्रैल 2026 के 31 मार्च में, है ना। तो उसका जन्म 2025-26 में 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो ये होता है वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष। ठीक है, तो हमने जो अभी डिफिनेशन दी थी जीडीपी की, उसमें जो वित्तीय टर्म था उसको एक्सप्लेन किया। दूसरा एक वर्ड हमने यूज किया था अंतिम वस्तु। अच्छा हाँ, एक और बात, जो जीडीपी है उसका जो अध्ययन है, जो आकलन है, वो उसकी जो गणना है वो हम किस आधार पे करते हैं? तिमाही आधार पे। तिमाही कैसे? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तिमाही, 3 माही। अब वो जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों को आप 3-3 महीनों में बांटे तो कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में। तो एक साल में कितनी तिमाही हुई? 4 तिमाही, 4 क्वार्टर। पहली तिमाही, एक हमने बोला ना वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, तो पहली तिमाही क्या होगी? अप्रैल, मई, जून, पहली तिमाही। दूसरी तिमाही जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, चारों तिमाही कंप्लीट। यानी एक वर्ष में 12 महीने और उन 12 महीनों को 3-3 के भागों में जोड़े बनाए, 4 जोड़े बनते हैं, यानी एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 तिमाही। ठीक है, तो जीडीपी का अध्ययन या जीडीपी की जो गणना होती है वो तिमाही आधार पर होती है। अब हम एक वर्ड और हमने यूज किया था, घरेलू सीमा और उत्पादित अंतिम वस्तु, है ना। तो पहले हम जानते हैं घरेलू सीमा क्या है। देखो घरेलू सीमा क्या होता है? एक होती है भौगोलिक सीमा, जैसे आप हैं, आपका घर है, आपके घर की जितनी भी जमीन है, जो जमीन है जहां से आपका घर जितने से है, खत्म है, शुरू है, वो आपका घर है। जैसे भारत है, भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जितनी उसकी भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल, वो उसकी भौगोलिक सीमा होती है। घरेलू सीमा में क्या होता है कि जैसे आप अपने घर में कोई दुकान रख रखे हैं, ठीक है, वहां से पैसे कमा रहे हैं, और आप बाहर कोई दुकान ले रखे हैं, ठीक है, आप वहां से भी पैसे कमा रहे हैं। हालांकि वो दुकान आपकी नहीं है, लेकिन आप चूंकि वहां वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, उसका मूल्य चुका रहे हैं, तो वहां से जो इनकम हो रही है वो भी आपके घर में आ रही है, तो वो आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत वो दुकान भी आ रही है आपके। कभी कभी आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं कि घर का इंसान नहीं होता, लेकिन क्या बोलते हैं? लेकिन घरेलू इंसान है, मतलब घर जैसे हैं, है ना। तो जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं अगर किसी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, तो उसकी घरेलू सीमा क्या क्या होगा? उस घरेलू सीमा में क्या क्या आएगा? उसकी भौगोलिक सीमा, जो उसकी जोग्राफिकल बाउंड्री, वो तो आएगी ही, भौगोलिक सीमा, प्लस विदेशों में जो उसका दूतावास होगा वो, प्लस समुद्री सीमा उसकी आएगी, प्लस जो सबसे अहम है विदेशों में उसका सैन्य अड्डा। ठीक है, तो 4 चीजें उसकी घरेलू सीमा में आती हैं। तो एक वर्ड हमने यूज किया था, नेक्स्ट वर्ड क्या यूज किया था? अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य। याद रखना, जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ही गिना जाता है। तो वस्तु कितने प्रकार की होती है? देखो, एक मध्यवर्ती वस्तु होती है, एक पुरानी वस्तु होती है, एक अंतिम वस्तु होती है। मध्यवर्ती वस्तु कैसे? जैसे ये कच्चा माल होता है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने से हमने चीनी बनाया, ठीक है, तो गन्ना क्या है? प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, ये हमारी मध्यवर्ती, गन्ने से हमने चीनी बनाया, ठीक है। अब ये गन्ना जो है ये हमारी क्या है? मध्यवर्ती वस्तु, जो प्राकृतिक रूप से कच्चे रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा पुरानी वस्तु क्या है? जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई फोन खरीदा, उसको चलाया और उसको मार्केट में पुनः बेच दिया, आपने फिर से इनकम कर ली, बुक्स आप बेच देते सेकंड हैंड, है ना, तो वो आपकी क्या हुई? पुरानी। लेकिन जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तु और पुरानी वस्तु की गणना नहीं होती, तो फिर गणना किसकी होती है? अंतिम वस्तु की। जैसे आपने गेहूं उगाया, किसान ने गेहूं बेच दिया, अब उसका क्या बना? 1 रुपए में, सपोज गेहूं, मैं डाटा बहुत छोटे ले रही हूं ताकि आप आराम से कैलकुलेशन समझ सके, ठीक है। तो उसने गेहूं 1 रुपए किलो बेचा, अब उस गेहूं का आटा बन गया, ठीक है। अब आटा को अगर हम खरीद के घर में रोटी बना लें, ठीक है, या रोटी बना के हमने वो कर लिया, यूज कर लिया, तो आटा उसका क्या हुआ? अंतिम मूल्य हो गया। लेकिन अगर हमने आटा 1 रुपए किलो बेचा, गेहूं बेचा, उसका आटा बना, अभी 2 रुपए, आटा का मूल्य 2 रुपए हो गया। आटे से हमने ब्रेड बना लिया, ठीक है, ब्रेड का मूल्य हमने 3 रुपए रखा, ठीक है। अब हम ब्रेड को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर ब्रेड को हम फिर सैंडविच बना ले रहे हैं तो उसका मूल्य 4 रुपए हो गया। तो अंतिम वस्तु कौन है? सैंडविच। अगर हम ये गेहूं को यहीं पे रोटी बना के या ब्रेड बना के यहीं पे खा लेते तो ये अंतिम वस्तु होता। अगर हम इस ब्रेड को सैंडविच नहीं बनाते, इस ब्रेड को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते, उपभोग कर लेते, उपयोग कर लेते,
पैसे बाजार मूल्य नहीं उसका होता, बाजार में उसको नेक्स्ट आगे हम नहीं बेचते तो ये अंतिम वस्तु होता, ये अंतिम मूल्य होता। लेकिन चूंकि हमने ना आटा यूज किया उपभोग में लाए, ना ब्रेड उपभोग में लाए, हम अंत के प्रोसेस सैंडविच को उपयोग में अगर ला रहे हैं तो अब अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तु कौन होगी? सैंडविच। ठीक है, तो अंतिम वस्तु वो होती है, हम कैसे निर्धारित करेंगे? वह वस्तु जिसका बाजार मूल्य हो प्लस दूसरा उसमें मूल्यवर्धन ना हो। मूल्यवर्धन कब नहीं होगा? जब वो अब उपयोग में या उपभोग में आ रही हो, है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? वो डायरेक्ट अब सीधे उपभोग में आ रही हो, तो वो हमारी क्या होगी? अंतिम वस्तु। ठीक है, तो मूल्यवर्धन, हमने एक वर्ड देखा मूल्यवर्धन। तो मूल्यवर्धन क्या होता है हमारा? कि अंतिम वस्तु के मूल्य में अगर हम मध्यवर्ती मूल्य को हटा दें तो हमारा क्या होगा? मूल्यवर्धन कितना हुआ हमें पता चल जाएगा, है ना। जैसे हमारा गेहूं, हमने सैंडविच 4 रुपए में बेचा, गेहूं 1 रुपए का था, तो सैंडविच 4 रुपए में 1 रुपए हमने हटा दिया तो कितना आया? 3 रुपए। तो 3 रुपए हमारे बढ़ गए, ये क्या हुआ? मूल्यवर्धन, है ना। तो इस प्रकार हम मूल्यवर्धन निकाल लेते हैं, अंतिम वस्तु से मध्यवर्ती वस्तु को घटा देते हैं और मूल्यवर्धन निकल आता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो टर्म आपने यूज किए थे कि वित्तीय वर्ष क्या है, अंतिम वस्तु क्या है और घरेलू सीमा क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, ये क्या होते हैं और इनको कैसे निकालते हैं। और हाँ, एक सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी है, कितना भी प्रश्न घुमा फिरा के बोले, इतनी बात हमेशा याद रखना कि जीडीपी में उन्हीं वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य शामिल होगा, उन्हीं का मूल्य शामिल होगा जो देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित हो। यानी अगर टाटा की कंपनी अमेरिका में जाए, अमेरिका में स्थापित होकर वहां मैन्युफैक्चरिंग करती है और पैसे भारत में कमा के देती है, तो क्या वो जीडीपी में गिना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु और सेवा का उत्पादन अमेरिका में कर रही है। लेकिन अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आकर वस्तु और सेवा का उत्पादन करती और पैसे पूरे अमेरिका में जा रहे हैं तो वो जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु और सेवा का उत्पादन हमारे देश में कर रही है। ऐसे ही भारत में से कोई व्यक्ति विदेश में कमाने के लिए जाए, एनआरआई, और वो भारत में पैसे भेज देता है कमा के, ठीक है, तो क्या उसका जो मूल्य है वो जीडीपी में काउंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु और सेवा में जो सर्विस दे रहा है वो उस विदेशी देश में दे रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर का, विदेश का आके यहां पे कमाए, क्योंकि वो सर्विस यहां दे रहा है, भले वो पैसे अपने देश में भेज देता है, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। यानी एक और बात, तो क्या मतलब इससे निकला कि अगर हम किसी वस्तु और सेवा का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन यहां हुआ तो हम निर्यात कर रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज, वस्तु या सेवा का इंपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा? वो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर याद है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। ये जीडीपी की गणना करने के दो तरीके हैं। जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो दो मूल्यों के आधार पर करते हैं। एक होता है नॉमिनल, मौद्रिक मूल्य, और एक होता है वास्तविक मूल्य। तो पहले हम जानते हैं कि जीडीपी की गणना करता कौन है। जीडीपी की गणना एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। कहां? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका मंत्रालय क्या है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय। जो एनएसओ था, ये दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाया गया है। किसको? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया। अब ये एनएसओ क्या करता है? इन दोनों का कार्य करता है। तो सीएसओ जो था, उसकी स्थापना कब की गई थी? सीएसओ की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में था। ये क्या करता था? सीएसओ का कार्य था जीडीपी की गणना करना, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना, मुद्रास्फीति की गणना करना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करना। ठीक है, और एनएसएसओ ये क्या करता था? ये बेरोजगारी, जो जितनी भी जो सामाजिक इंडिकेटर हैं, जैसे बेरोजगारी, कृषि जोत का सर्वेक्षण, इनका जो कार्य करता था, रोजगार, इनका कार्य कौन करता था? एनएसएसओ। ठीक है, तो वर्ष 2019 में सरकार ने क्या किया? एनएसओ और सीएसओ दोनों को क्या किया? मर्ज कर दिया और एक संस्था बनाई, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो वर्तमान में जीडीपी की क्या करता है? गणना करता है। और एक लास्ट में एक और बिंदु याद रखना कि जो बेरोजगारी है, सॉरी, जो रोजगार है, तो रोजगार की जो गणना भारत में है वो भारत के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है, श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा। तो हमने अभी ये जाना कि जो जीडीपी है उसकी गणना कौन सी संस्था करती है? एनएसओ करती है। ठीक है, जो मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सॉरी। तो अब हम वास्तविक जीडीपी क्या है और मौद्रिक जीडीपी क्या है, उससे पहले एक चीज जानते हैं, आधार वर्ष। आधार वर्ष क्या होता है? बेस ईयर क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे आज भारत में महंगाई है कि नहीं, आप कैसे अनुमान लगाते हैं? आप अनुमान बहुत दूर का अनुमान नहीं लगाते। आप ऐसे नहीं बोलते कि बाबा के समय में या हमारे दादा के 2-4 पीढ़ी समय पहले 10 रुपए 5 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल मिलता था, ऐसे तो नहीं बोलते। आप अनुमानते हैं आसपास के जो साल हैं उनसे अनुमान लगाते हैं। पिछले साल तो महंगाई ज़्यादा नहीं थी, टमाटर का तो रेट ऐसे था, प्याज का रेट ऐसे था,
तो आप एक पिछले साल यानी 2024 को आपने आधार बना दिया, ठीक है। या फिर आप बोले यार 2000 कोरोना के समय में टमाटर बहुत महंगे थे, आज बहुत सस्ते हैं, तो 2020 को आपने आधार बना दिया। तो जीडीपी में जब हम गणना करते हैं तो हम एक आधार वर्ष लेते हैं। इसका क्या कार्य होता है? आधार वर्ष गणना के लिए लिया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है? जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए होता है, ठीक है। तो कोई भी साल आधार वर्ष कैसे चुना जाता है? जैसे हम किसी भी ईयर को जीडीपी में गणना के लिए आधार वर्ष मानेंगे, कैसे मानेंगे? उसके लिए 3 कंडीशंस का होना चाहिए। पहला, वह साल सामान्य ईयर हो, वह वर्ष नॉर्मल ईयर हो। कैसे सामान्य वर्ष? कैसे? यानी किसी भी तरह की कोई मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा ना रही हो, अर्थव्यवस्था बहुत उथल पुथल में ना रही हो, जैसे कोरोना महामारी 2020 में थी, तो हम 2020 को कभी भी आधार वर्ष के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। तो पहला, सामान्य ईयर हो, सामान्य वर्ष रहा हो। दूसरा, उस वर्ष में जो वर्ष था, उस वर्ष में समस्त अर्थशास्त्र के, मैक्रो इकोनॉमी के, यानी हमने बताया था ना, बेरोजगारी, भूखमरी, जितने भी सूचकांक हैं जो बृहद स्तर पर है, माइक्रो स्तर पर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के समस्त आंकड़े उपस्थित हों, ठीक है। तीसरा, हम क्या करते हैं कि वो जो आधार ईयर होगा, वो आंकड़े ना बहुत पुराने हो और ना बहुत नवीन हो, मतलब एक यानी बहुत पुराने और बहुत वर्तमान का ना हो, एक जो हम जिस वर्ष की जीडीपी की गणना कर रहे हैं उसके आसपास का हो, ठीक है। तो वर्तमान में जो अभी भारत का जो आधार वर्ष है, भारत जिसके आधार पर जीडीपी की गणना कर रहा है, वो कौन सा है? वर्ष 2011-12। इसका सिलेक्शन कब हुआ था? 2015। 2015 से पहले जो आधार वर्ष था वो 4-5 था, वर्ष 2004-5, और 15 में 11-12 को बनाया गया। तो बात हो रही थी कि 17-18 को आधार वर्ष बनाया जाएगा, लेकिन आप देखते हैं बीच में कोरोना महामारी आई, तो तारतम्यता टूट गई। कोरोना महामारी के पहले की अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था। तो अब ये निर्धारित किया गया कि वर्ष 2022-23 को 26 में कोशिश की जाएगी कि आधार वर्ष के रूप में चुना जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि आधार वर्ष क्या होता है, ताकि हम तुलना कर सके जीडीपी की अपनी वर्तमान अवस्था, उससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम कर सके। मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति अभी बड़ा इतना समझिए, महंगाई, कि कल आपका कोई ये पेंसिल है, कल ये पेंसिल आपकी 2 रुपए में मिल रही थी, ठीक है। अब ये पेंसिल 10 रुपए में मिल रही है, तो कितने का अंतर है? 8 रुपए का। ये मुद्रास्फीति है, ठीक है, यानी वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ठीक है, महंगाई। तो अब हम वास्तविक, जो हम वर्ड यूज करें हैं, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, ये होता क्या है? जीडीपी की जो गणना होती है वो 2 मूल्यों पे की जाती है, एक वर्तमान वर्ष के मूल्य में और एक आधार वर्ष के मूल्य में। यानी वर्तमान में उसका जो मूल्य है, वर्तमान वर्ष का मूल्य मतलब, वर्तमान वर्ष के मूल्य का मतलब होता है चालू, जब जीडीपी का अध्ययन चालू मूल्य में किया जाता है उसे वर्तमान वर्ष का मूल्य बोलते हैं। इसी को हम मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक जीडीपी। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, तो 25-26 के जो मूल्य पे जो जीडीपी की गणना होगी उसको क्या बोलेंगे हम? वर्तमान वर्ष का मूल्य। इसी को हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। और एक होता है आधार वर्ष का मूल्य, जिसको हमने बेस माना था, यानी 2011-12 हमारा बेस है, यानी स्थिर मूल्य है वो, एट फिक्स्ड प्राइस। तो स्थिर मूल्य में जो जीडीपी की गणना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मूल्य, ठीक है। तो मौद्रिक मूल्य जो होता है उसमें से वास्तविक मूल्य को हटा दिया जाए तो हमारी मुद्रास्फीति आ जाएगी। कैसे? देखिए, मानिए कि एक आपका आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है। ये 2 पेंसिल है, ठीक है। 2011-12 में ये जो पेंसिल है इनका उत्पादन देश में होता था, ये 2 पेंसिल भारत उत्पादित करता था, और पर पेंसिल 1 रुपए में उत्पादित करता था, यानी उसका जो रेट था 1 रुपए था। 2 पेंसिल उत्पादित करता था और हर पेंसिल का रेट कितना था? 1-1 रुपए, यानी 2 वस्तु और सेवा का उत्पादन किया और उनका रेट कितना है? 2 रुपए, ठीक है। 2 वस्तु है और उनका रेट भी 2 है, ठीक है। अब 2025-26 में आते हैं, 3 पेंसिल, इसको पेंसिल मानिए, 3 पेंसिल का उत्पादन भारत कर रहा है 2025-26 में। अब क्या है? अब जो 3 वस्तु का उत्पादन कर रहा है इनका भी रेट कितना है? 1-1 रुपए, ठीक है। 25 में भी इनका मूल्य कितना है? फिक्स है, हमने मूल्य अभी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो कितना पहले 2 वस्तु का उत्पादन होता था और मूल्य कितना था? 2 रुपए। 3 वस्तु का उत्पादन, मूल्य कितना? 3 रुपए। तो कोई विशेष परिवर्तन दिखा? नहीं। यानी जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन तब होता था और इनकम होती थी, अभी भी उतनी हो रही। यानी अगर हम 2 पेंसिल अभी भी उत्पादित, 2 पेंसिल अगर उत्पादन करता 3 की जगह, तो 2 रुपए ही कमा रहा था। अब अगर वर्तमान में 2 पेंसिल का उत्पादन कर रहा है लेकिन मूल्य कितना है? 4 रुपए, पर पेंसिल 2 रुपए, तो हम क्या देखते हैं कि पहले 2 पेंसिल का उत्पादन होता था तो मूल्य 2 रुपए था, अब 2 पेंसिल का उत्पादन होता है तो मूल्य कितना है? 4 रुपए, यानी 2 रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ गई। ये क्या है? मुद्रास्फीति। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि महंगाई आ गई है। हमें कैसे पता चला कि महंगाई आ गई है? हमने जो अपना आधार वर्ष 2011-12 से तुलना की। भाई 2011-12 में भी 2 पेंसिल भारत बनाता था, हर पेंसिल का रेट 1 रुपए होता था, ठीक है। अब क्या है? अब भी 2 पेंसिल बनाता है और उनका रेट बढ़ गया, यानी सेवा नहीं बढ़ी, वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ा, वस्तु का मूल्य बढ़ गया। आप समझ रहे हैं? अर्थव्यवस्था ने विकास नहीं किया, यानी मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो गई। और नॉमिनल जीडीपी जब ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वस्तु और सेवा का उत्पादन भी ज्यादा हुआ हो। यानी पेंसिल अभी भी 2 उत्पादित कर रहा है भारत, 2012-13 में 11-12 में उत्पादित कर रहा था, तो आज 2025-26 में भी 2 पेंसिल उत्पादित कर रहा है। लेकिन तब 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए था, अब 2 पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपए है। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं बढ़ा, रोजगार नहीं बढ़ा, लेकिन मूल्य बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, है ना। तो जो आधार वर्ष है ये इसी चीज को पता लगाना, इस चीज को पता लगाता है। अब अगर
अब अगर हम क्या करें कि तीन पेंसिल उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है, अब मूल्य अभी भी 2 रुपए है, तो क्या हुआ, 6 रुपए हो गए, 2 2 4 6। अब क्या हुआ, वस्तु और सेवा का उत्पादन तो बढ़ा पर मूल्य महंगाई भी बढ़ी। तो जो मौद्रिक जीडीपी है, हम उसमें देखते हैं कि जब उसमें वृद्धि होती है, हमने क्या देखा कि जब मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि होती है तो ये पता नहीं चलता कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में वृद्धि हो रही है या सिर्फ मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। इसका पता कैसे चलता है, वास्तविक जो बेस ईयर है, जब हम उससे तुलना करते हैं तब पता चलता है कि भाई ये महंगाई में वृद्धि हुई थी या वस्तु और सेवा के उत्पादन में वृद्धि से उसके मूल्य में वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है वो किससे आया है, महंगाई से आया है या फिर जो वस्तु और सेवा के उत्पादन से आया है। तो हम क्या देखते हैं कि जो वास्तविक जीडीपी है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था या मौद्रिक जो जीडीपी है, अगर वो वास्तविक जीडीपी ज्यादा होती है मौद्रिक जीडीपी से, तो अच्छी अर्थव्यवस्था को दिखाती है, अच्छे उत्पादन को दिखाती है, मुद्रास्फीति के कम प्रभाव को दिखाती है। अगर मौद्रिक जीडीपी ज्यादा है तो हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि महंगाई के कारण ज्यादा हुई है या सच में रोजगार के कारण हुई है या उत्पादन के कारण हुई है, ठीक है। तो अगर मौद्रिक वास्तविक जीडीपी अर्थव्यवस्था के लिए, वास्तविक जीडीपी का ज्यादा होना अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छा है। मौद्रिक जीडीपी का ज्यादा होना अर्थव्यवस्था के अच्छेपन को इतना ज्यादा नहीं दिखाता। क्यों, क्योंकि इससे हमें यह पता नहीं चलता कि ये वास्तव में मूल्य में बस वृद्धि हो रही है या वस्तु और सेवा के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। आप समझ गए कॉन्सेप्ट, बस इतना सा था, नहीं समझे दोनों में अंतर। अच्छा देखो फिर से समझो, जैसे 2000 वर्ष 2011-12 जो हमारा आधार वर्ष है, भारत 2 पेंसिल का उत्पादन करता था, ठीक है। अब ये 2 पेंसिल का जो उत्पादन करता था, इनका मूल्य कितना था, 1-1 रुपए, ठीक है। 2 पेंसिल का उत्पादन 1-1 रुपए मूल्य, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत ने वर्ष 2025-26 आया, अब 1 पेंसिल का उत्पादन कर रहा है और इसने क्या किया, इसका मूल्य 2 रुपए रख दिया, 1 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 रुपए 1 पेंसिल का मूल्य, यानी जो पैसे हैं उतने ही आ रहे हैं, तब भी पैसे आज भी उतने आ रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है यहाँ पे जो सर्विस बढ़ी है या महंगाई बढ़ी है, वस्तु का उत्पादन भी हुआ है या फिर सिर्फ महंगाई बढ़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम अब क्या करेंगे, जो आधार वर्ष है हमारा 11-12, हम उसका मूल्य इसको रख देते हैं, इस पर रख देते हैं। तो हमने 1 पेंसिल का उत्पादन किया, 2 पेंसिल का उत्पादन किया था, 1 रुपए मूल्य था, अब हम इसका मूल्य 1 रुपए कर देते हैं। अब जैसे ही हमने 1 रुपए इसका मूल्य किया तो टोटल इनकम कितनी आई, 1 रुपए। अब हमें पता चल गया कि महंगाई कितनी, 1 रुपए की महंगाई बढ़ गई। यानी अगर 2011-12 में, दूसरा ऐसे समझो, नेक्स्ट और एग्जांपल, कि 2 पेंसिल का उत्पादन करता था, 2 रुपए मूल्य था, 25-26 में भारत ने क्या किया, 2 पेंसिल का उत्पादन अब भी किया, या फिर समझ लो आप 3 पेंसिल का उत्पादन किया, ठीक है। और 3 पेंसिल का उत्पादन करता हो, पर पेंसिल 1-1 रुपए मूल्य है, पर पेंसिल 2-2 रुपए मूल्य, ठीक है। अब हम इसका मूल्य स्थिर कर देते हैं, स्थिर करते हैं किससे, अपने आधार वर्ष से। आधार वर्ष का मूल्य कितना है, 1-1 रुपए। हमने तीनों पेंसिल का यानी पर पेंसिल 1 रुपए मूल्य निर्धारित किया, तो तीनों पेंसिल का मूल्य क्या हो गया, 1-1 रुपए, यानी 3 रुपए। तो अब हमने क्या किया, क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं किया, जो उसकी वस्तु का जो उत्पादन है उसमें परिवर्तन नहीं किया, उसको फिक्स नहीं किया, हमने क्या किया, उसके मूल्य को स्थिर कर दिया। और मूल्य को जब हमने स्थिर किया तो हमें पता चलेगा कि हमारी मुद्रास्फीति कितनी है। यानी मौद्रिक जीडीपी जो है हमारा, उसमें हमने वास्तविक जीडीपी जो आधार वर्ष था उसको घटा दिया, तो हमारा मुद्रास्फीति निकला है। यानी आप ऐसे समझो, फोन आप सब यूज करते हैं, तो 2011-12 में अगर आपको कोई भी फोन, किसी भी कंपनी का फोन सपोज मिलता था 10,000 का, ठीक है। वर्तमान में क्या हुआ, भारत अगर कोई 10 फोन का उत्पादन करता था और 10,000 में करता था, ठीक है। वर्तमान में क्या हुआ, भारत जो फोन का उत्पादन कर रहा है उसमें 5 फोन का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, वो 10,000 में कर रहा है, मूल्य दोनों का बराबर है। अब हम क्या करेंगे, मूल्य फिक्स कर देंगे, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारा सर्विस नहीं बढ़ा, हमारा सिर्फ मूल्य बढ़ा, सिर्फ महंगाई बढ़ी। तो ये जो 2 मूल्य हैं, वास्तविक जीडीपी और आपका वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी, इनका कार्य क्या है, आपका महंगाई मुद्रास्फीति का पता लगाना, ठीक है। तो जीडीपी की जो गणना होती है वो 2 मूल्यों पे की जाती है, एक आधार वर्ष पे और एक चालू वर्ष पे। चालू वर्ष को मौद्रिक जीडीपी बोलते हैं, चालू वर्ष में जब उसकी गणना की जाती है, और आधार वर्ष में जो गणना की जाती है स्थिर मूल्य पे, उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से समझिएगा। देखो मेरे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, एक फ़ोन है, उसी से रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ, कुछ नहीं है मतलब कि कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन है। और ऐसे रिकॉर्ड करके मैं कोई ग्राफिक्स का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, मैंने बोला ना, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, सिर्फ आधे 1 घंटे जो बचते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जब आप करते हैं कोर्स तो बहुत महंगा कोर्स मिलता है, तो मैं सोचती हूँ कि जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जो योग्यता है, मैं उसके अनुसार आपको दे दूँ, और कुछ ऐसा अनऑथेंटिक नहीं दे रही हूँ, जो मुझे दिया जा रहा है मैं आपको वही दे रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।